जय हिंद एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपको शौर्य के इस लेक्चर में। मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आपको, मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम। प्लीज़ एक बार बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी तरह की ऑडिबिलिटी में या विजिबिलिटी में? एक बार बस बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला कि कोई आवाज़, सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इस लेक्चर के अंदर। और सबसे पहली चीज़ कि वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट वन आज शुरू करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पोर्शन बचा हुआ था। तो पहले उसको तो पूरा करेंगे अपन, और उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है उसके बारे में बात हो गई थी, कौन से लोग उसके अंदर रहते हैं, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर अपन ने बात करी थी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या उसकी इकोनॉमी के बारे में हमने बात करी थी या नहीं करी थी? एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था या नहीं किया था। ओके, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम तक अपन ने डिस्कस कर लिया है, आज इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसकी इकोनॉमी की तरफ। किसी भी कंट्री की या किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी किस बात के ऊपर डिपेंड होती है ना? एक बार ये सोचो कि मान लीजिए कि आपने कोई शॉप ओपन करी या आपने कोई बिजनेस ओपन किया, या सिंपली आसानी से समझने के लिए ही मान लो कि आपने कोई शॉप ओपन करी। अब ये बताओ कि आपकी शॉप की इकोनॉमिक कंडीशन किस हिसाब से अच्छी या बुरी मानी जाएगी? अगर आपकी शॉप पे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, आप ज़्यादा सेल करते हो प्रोडक्ट्स की, इसका मतलब ये है कि आपकी शॉप अच्छी चल रही। और अगर आपकी शॉप पे ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, आपका शॉप का सामान सेल नहीं होता है, शॉप के अंदर ही रह जाता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉप अच्छी नहीं चल रही है। तो इसी को कंपेयर करेंगे अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन से। थोड़ी देर के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक शॉप मान लो, एक दुकान मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि वो दुकान अच्छी चल रही थी या नहीं चल रही थी। अगर नहीं चल रही थी तो क्यों नहीं चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्यों चल रही थी, है ना? लेकिन इससे पहले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक दुकान माने हम, पहले एक बार ये देखते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या क्या मिलता था। इस दुकान के अंदर क्या क्या मिलता था, आइए देखते हैं उसको। तो इसकी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी पहले हम बात कर रहे हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की दुकान में क्या क्या मिलता था। सबसे पहली चीज, आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं अपन यहां पे। आईवीसी, पीपल relied heavily on trade। तो दुकान है, हेवीली ट्रेड के ऊपर रिलाय करते हैं। द कॉमोडिटीज दे एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड मतलब निर्यात करना। और आपको समझाने के लिए, बेचना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन कौन सी कॉमोडिटीज एक्सपोर्ट करते थे या बेचते थे? तो वो कॉमोडिटीज कौन कौन सी है? वो कॉमोडिटीज कुछ इस तरह से अपन लिख लेते हैं। व्हीट, बार्ले,
इसके बाद मस्टर्ड बहुत होता था यहाँ पे, सरसों। फिर मस्टर्ड के बाद में कॉटन, इंडिगो, एयरलाइंस नहीं, नील। एंशियंट टाइम्स में एक डाइंग एजेंट होता था, रंग रोगन के लिए इस्तेमाल करने वाला एक एजेंट होता था, एक तत्व होता था जिसको इंडिगो बोलते थे, जो जमीन के नीचे उगता था, जनरली नीले रंग का होता था। और इससे, जैसे आज अपन नील देखते हैं ना, नील अपने सफेद कपड़ों को चमकाने के लिए, धोने के लिए यूज करते, वैसे इंडिगो उस जमाने में यूज किया जाता था, जिसको हिंदी में नील ही बोलते वैसे। ये लोग कल्टीवेट करते थे इंडिगो एंड कैटल। कैटल में भी दो तीन तरह के होते थे जो ये लोग रियरिंग करते थे। उसमें से एक होता था रूस्टर, दूसरा होता था शीप, शीप यानी कि भेड़, तीसरा होता था पिग, पिग मतलब सुअर। ये तीन तरह के कैटल होते थे जो ये पालते थे। रूस्टर का मतलब जानते हो अब क्या होता है? रूस्टर का मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे। रूस्टर का मतलब होता है देसी। रूस्टर मतलब होता है देसी मुर्गा। जैसे आप कभी गांव में जाते हो तो एक रंग बिरंगा सा, लंबा सा, तगड़ा सा, अचानक एक मुर्गा दौड़ के आपकी गाड़ी के सामने से निकल जाता है। और जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, उस मुर्गे को देख के उनको भूख लग जाती। जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जब भी वो देसी मुर्गे को देखते हैं तो वो इमेजिन करने लगते हैं कि इसका लेग पीस कैसा लगता होगा खाने में, इसका चेस्ट पीस कैसा लगता होगा खाने में, वगैरह वगैरह। तो वो वाला देसी मुर्गा ये लोग पालते थे, उसको खाते थे और बेचते भी थे, मतलब एक्सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि बड़े संख्या में हमको एविडेंसेस मिले हैं देसी मुर्गे के होने के। भेड़, बकरियों, बकरियां भी रही होंगी यहाँ पे, लेकिन हमें भेड़ के एविडेंसेस बहुत ज्यादा मिले हैं जो ये लोग पालते थे और ऑब्वियसली उसको कंज्यूम भी करते होंगे। हालांकि जो भेड़ का मीट है उसमें स्मेल बहुत ज्यादा आती, बहुत तेज स्मेल आती। जैसे कभी भेड़ों का झुंड आपके आसपास से निकल जाता तो आपको बड़ी तेज स्मेल आती। कुछ वैसी स्मेल उसके मीट के अंदर से भी आती, इवन कुक होने के बाद में। और तीसरा है सुअर, जिसको कि उस जमाने के लोग कंज्यूम किया करते थे, आज भी दुनिया भर में इस तरह के लोग कंज्यूम किया करते थे। देखिए अब यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली लड़ाई शुरू हो गई। किसी किसी ने तो उल्टी वाला इमोजी तक भेज दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं वेजिटेरियन लोगों का हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कि जो लोग इतना सोचते हैं कि किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए और अपने खाने के लिए उसको, अपने स्वाद के लिए उसको नहीं मारना चाहिए, वो लोग वाकई में बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको आप राक्षस समझने लग जाओ। आप में से बहुत सारे लोग जब एनडीए में सिलेक्ट हो गए और एनडीए के अंदर आप जाके मेस में बैठोगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां आएंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो आपके बगल में बैठ के, आपके बिल्कुल साथ में बैठ के अपनी थाली में नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे होंगे। आप वेजिटेरियन हो, आप अपनी थाली में वेजिटेरियन फूड खा रहे होंगे, वो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे होंगे। तब क्या करोगे? तब ये उल्टी वाले इमोजी वगैरह किसको भेजोगे? कोई सुनने वाला नहीं होगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। या फिर कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, तो जब कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तो आपको सांप खाना सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको जंगल में अगर रहना है और सरवाइव करना है। तो हो सकता है, मतलब लाइकली चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के। कोई 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पता चला है मेरे सोर्सेस से, कि वहां पे आपको सांप खाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि बुरे वक्त में अगर आप फंस जाओ तो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में आपको सांप जरूर मिल जाएंगे, और जो एडिबल होते हैं। तब क्या करोगे? तो वेजिटेरियन होना एक अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इस बात की वैल्यू करता हूं कि आपने दूसरे क्रीचर्स के बारे में इतना सोचा। लेकिन इसको एक टैबू मत बनाओ। आपका चॉइस है वेजिटेरियन होना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो उनका चॉइस है, वो भी आपकी तरह इंसान है और उनके साथ मिलके आपको काम करना है। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेजिटेरियन लोगों के साथ में। पर वेजिटेरियन लोगों को, अगर आप फौज में जा रहे हो, योद्धा बन रहे हो, क्षत्रिय बन रहे हो,
तो फिर आपको इन चीज़ों को एंड्योर करना पड़ेगा, भले आप ना कंज्यूम करो, फर्क नहीं पड़ता, पर एंड्योर जरूर करना पड़ेगा। ठीक है। मोहित चौहान पूछ रहे आप वेजिटेरियन है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं, पता नहीं किससे पूछ रहे। अगर मुझसे पूछ रहे तो मैं तो नहीं हूँ नॉन वेजिटेरियन, सॉरी मैं वेजिटेरियन, मतलब ऑब्वियसली जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेरियन तो होते ही है, वो एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो होते हैं ओमनिवोर्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, आपके दोस्त यार मित्र पारिवारिक लोग रिश्तेदार, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ नॉन वेज ही खाते शेर की तरह, कि सिर्फ मटन ही खाते, चिकन ही खाते और कुछ खाते ही नहीं। भाई वो रोटी भी खाते हैं, वो सलाद भी खाते हैं, वो दाल भी खाते हैं, रोज रोज जरूरी नहीं कि नॉनवेज ही खाए, तो कभी सब्जी भी खा लेते। तो हम इंसान ऐसे लोग होते जो 100% कार्निवोर्स नहीं होते। बट हाँ, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं नॉन वेजिटेरियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ। राजपूत परिवार से हम आते हैं और हमारे यहाँ पे कल्चरली नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है और इन्जॉय किया जाता है। लेकिन आ, मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं छोड़ दूं, नहीं खाऊं, लेकिन मन नहीं करता। छोड़ने के बाद में ऐसा लगता अंदर से कि कुछ कमी है, कुछ अंदर बॉडी को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मैं छोड़ नहीं पाया। लेकिन जो भी लोग छोड़ पाए या जो भी लोग नहीं खाते, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार आप लोगों ने इतना सोचा दूसरे क्रीचर्स के लिए। काश मैं भी उस स्टेज में आ पाऊं कि मैं इतना सोच पाऊं दूसरे क्रीचर के बारे में कि मैं सच में छोड़ दूं। तो पता नहीं वो स्टेज कभी आएगी या नहीं आएगी, बट अभी तो मैं नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आता हूँ। तो साहब ये वाली बात रही कि ये जो कॉमोडिटीज थी एक्सपोर्ट करते थे, अब ये सारी कॉमोडिटीज के अंदर एक कॉमन बात आपको क्या दिख रही है? ये सारी कॉमोडिटीज के अंदर एक कॉमन बात दिख रही है कि गेहूं उगाया जा सकता है, बार्ले जौ उगाया जा सकता है। कोई पूछ रहा आपने लाल मांस खाया है क्या? मुझे बनाना भी आता है उसको। अब देखो यहाँ नॉन वेज रॉक्स लोग बोल रहे, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेज रॉक्स या नॉन वेज रॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, भले मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से ही ताकत आती है या वेजिटेरियंस के अंदर ताकत, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन डाइट लेते हो या नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हो। वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि जितनी ताकत आपको रिक्वायर्ड है किसी भी पर्पस के लिए वो आप अचीव कर सको। चाहे आप ओलंपिक के खिलाड़ी भी हो, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन होते हुए भी ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आ सकते हो, कोई सा भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो। बहुत सारे योद्धा हमारे ऐसे रहे हैं जो प्योर वेजिटेरियन थे, जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी थे, और शाकाहार के दम पर भी उन्होंने बड़े बड़े फीट्स अचीव किए। मैं एक ऐसे हमारे परमवीर चक्र विजेता है उनकी छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। उनका नाम था नायक जदुनाथ सिंह राठौड़। राजपूत थे वो, राठौड़, तो उनका नाम नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ था। पर वो वेजिटेरियन थे और बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उस तरह के इंसान थे कि भाई मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, हनुमान जी का भक्त हूँ, उनको आइडियलाइज करता हूँ। सेना ज्वाइन कर ली। सेना ज्वाइन करके नायक की पोजीशन पे आ गए, जो कि कोई बहुत हाई पोजीशन नहीं होती है, बट हाँ जितनी उनकी एजुकेशन थी वो उस पोजीशन पे ही पहुंचे थे। तो जो वो ट्रेनिंग कर रहे थे, राजपूत रेजिमेंट में थे वो। तो राजपूत रेजिमेंट के अंदर, ये प्री ब्रिटिश एरा की बात है, यानी कि 1945 या 46 की बात होगी ये। तो राजपूत रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो एक बार मेस में थे, और मेस में उन्होंने देखा कि सभी लोग खाना खा रहे, वो देख रहे थे कि कौन सा सैनिक क्या खाना खा रहा है। तो उन्होंने देखा कि नायक जादूनाथ सिंह राठौड़, जो कि वैसे तो बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नायक जादूनाथ सिंह राठौड़ सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रहे। तो उन्होंने नायक जादूनाथ सिंह राठौड़ को कहा कि सुनिए, आप ये वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, आपको नॉनवेज खाना चाहिए। आप सेना में हो, आप युद्ध करते हो, आपको ताकत की ज़रूरत है, आप नॉनवेज खाना खाइए, सिर्फ वेज नहीं। तो ऐसा नहीं था कि उसने ज़बरदस्ती करी, बट वो इंसिस्ट कर रहा था कि आपको खाना चाहिए, समझा रहा था। नायक जादूनाथ सिंह जो थे वो आर्ग्यूमेंट में आ गए अपने सीओ साहब के साथ कि साहब ताकत की मुझ में कोई कमी नहीं है, ये वेजिटेरियन खाना खा के भी मेरे अंदर उतनी ताकत है जितनी कि किसी नॉन वेजिटेरियन खाना खाने वाले के अंदर हो सकती ताकत। अब ये मामला जो था ईगो का हो गया था।
अब ये मामला सजेशन का या समझाइश का नहीं था, अब तो मामला ईगो पे आ गया था कि अधिकारी को उन्होंने पलट के जवाब दे दिया और ये कह दिया कि मुझ में ताकत है वेजिटेरियन खाना खाने के बावजूद। अब अधिकारी ने भी बोला कि अच्छा, इतना विश्वास है तुमको वेजिटेरियन खाने के ऊपर और अपनी ताकत के ऊपर, तो आओ जरा देखते तुम्हारी ताकत। लड़ते लड़ाते तुमको, कुश्ती करवाते किसी अच्छे पहलवान के साथ में, रेजिमेंट के, यूनिट के। और अगर तुम उससे हार गए तो तुमको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पड़ेगा। तो नायक जादूनाथ सिंह राठौड़ भी खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है साहब, किसी को भी भेज दो और एक एक करके न जाने कितनों को भेज दो। अगर मैं एक से भी हार गया अगर मैं एक से भी हार गया तो कल से आपके ऑर्डर के हिसाब से खाना खाऊंगा, जो आप बोलोगे वो खाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर मुझसे कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का आप नहीं कहोगे। तो ये शर्त मंजूर कर ली गई और एक रेसलिंग का प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें एक बड़े तगड़े पहलवान को बुलाया गया यूनिट के और उनसे कहा गया कि आप लड़ो, इनसे मुकाबला करो। और नायक जादूनाथ सिंह ने, जो कि क्योंकि बजरंग बली के भक्त थे तो अखाड़े भी जाते थे, कुश्ती के दाव पेच बहुत अच्छे से आते थे उनको, तो उन्होंने उस नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले पहलवान को पटक पटक के मारा। और ये सब कमांडिंग ऑफिसर की आंखों के सामने हुआ। कमांडिंग ऑफिसर समझ गए कि मेरी बात गलत थी और इस इंसान की बात सही थी। उन्होंने पीठ थपथपाई अपने जवान की और उनसे कहा कि मैं गलत था और मेरे इस धारणा को आपने बदल दिया कि वेजिटेरियन खाना खाने वालों के अंदर ताकत नहीं होती। आपने अच्छे बेहतरीन पहलवान को हराया है और आज से आप जितना चाहे उतना, जब चाहे तब वेजिटेरियन खाना खाओ, कोई रोक टोक नहीं आपके ऊपर। और फिर उनकी वो लाइफ आगे चलती रही। आगे चल के 1947-48 के अंदर इंडो पाकिस्तानी वॉर में नौशेरा की लड़ाई हो रही थी। जम्मू कश्मीर के अंदर नौशेरा नाम की जगह है, उस नौशेरा की लड़ाई हो रही थी और नौशेरा के ऊपर पाकिस्तानियों ने एक बहुत जोरदार हमला बोला था। और एक रिज लाइन थी, जिस रिज लाइन को राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन की कुछ टुकड़ियां होल्ड करके रखी हुई थी। अगर पाकिस्तानियों का वो हमला उस रिज लाइन के ऊपर सक्सेसफुल हो जाता तो उस रिज के ऊपर वो अपनी गन्स लगा देते और उस रिज लाइन से नौशेरा पूरा दिखाई देता था नीचे। और एक बार अगर पाकिस्तान की गन्स उस रिज लाइन के ऊपर लग जाती तो वो नौशेरा को बर्बाद करके रख देते और कब्जा भी कर लेते। नायक जादूनाथ सिंह उस समय पिकेट नंबर 1 पे थे और उसी के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ था पाकिस्तानियों का। सिर्फ 8 जवान थे, जिसमें से एक ये भी थे। ये 8 जवान और ये इन लोगों ने मिल के कई घंटों तक पाकिस्तान के 3 हमलों को एक के बाद एक विफल किया। और एंड में ये हुआ कि सिर्फ एक अकेले नायक जादूनाथ सिंह बच गए थे, जिनको बुरी तरह गोलियां लगी हुई थी, घायल थे बहुत ज्यादा, लेकिन जीवित थे और अकेले ही जीवित थे अपने पूरे सेक्शन में। और पाकिस्तानियों ने चौथा हमला किया उनके ऊपर और इस चौथे हमले का भी उन्होंने अकेले दम पर मुकाबला किया। अपनी बंकर की पोजीशन से बाहर निकल के अपने हाथ में ब्रेन गन लेके ऊपर चढ़ने वाले सारे पाकिस्तानियों को वहीं उड़ा के रख दिया। और फिर बचे हुए खुचे पाकिस्तानी जो आ रहे थे उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला करके उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरह पाकिस्तान का चौथा हमला भी फेल कर दिया। और इन 4 हमलों में पाकिस्तानियों की इतनी कैजुअलिटी हुई कि उन्होंने फिर उस रिज लाइन के ऊपर हमला करने के प्लान को ही ड्रॉप कर दिया और इस तरह नौशेरा शहर बच गया उस 1947-48 की लड़ाई में। फरवरी के महीने की बात है ये, 1948 में। तो ये वेजिटेरियन की जीत थी नॉन वेजिटेरियंस के ऊपर। अब पाकिस्तानी तो सारे नॉन वेजिटेरियन ही होते और यहाँ पे उनसे मुकाबला कर रहा था भारत का एक वेजिटेरियन, और उसने अकेले दम पर ही पाकिस्तान के करीब कई सौ सैनिकों को तो मार दिया और हमला करीब 2-3 हजार की तादाद में हुआ था। तो एक पिकेट ने, राजपूत रेजिमेंट के एक पिकेट ने पाकिस्तान के 2-2.5 हजार सैनिकों को धूल चटा दी थी। तो ये है पावर ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो ये मत सोचना कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो कमजोर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ताकत होती है वेजिटेरियंस में भी, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपरली। तो आप कोई सा भी खाना खाते हो, आप अगर अच्छा वर्कआउट करते हो तो आपके अंदर सब बॉडी जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट सब प्रॉपर रहेंगे। ठीक है। तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की जंग बंद करो, क्योंकि जो इंसान अच्छा होगा वो जीतेगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं जीतेगा।
चलिए, तो ये तो रही व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, मस्टर्ड यानी कि तिल, कॉटन यानी कि कपास, इंडिगो यानी कि नील, और कैटल यानी कि मवेशी। ये वो सारी कमोडिटीज थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ग्रो करते थे, कल्टीवेट करते थे, फार्म करते थे, और अपनी जरूरत के लिए उसको यूज करते थे। अब जब मेरी जरूरत पूरी हो जाती थी, मतलब मेरी नहीं, उन लोगों की जरूरत जब पूरी हो जाती थी, तो फिर बचे हुए कमोडिटीज को वो सेल करते थे। ऐसे ही होता है, कोई किसान गेहूं उगाता है या चावल उगाता है, तो पहले वो अपने घर के उपयोग के लिए चावल रख लेता है या गेहूं रख लेता है। उसके बाद जो गेहूं और चावल बच जाता है, उसको वो मंडी में जाके बेचता है। दिस इज हाउ द बिजनेस गोज। तो ये लोग भी यही किया करते थे। अब सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में सेल होता था। सबसे पहले जो होता था डोमेस्टिक मार्केट में सेल होता था, उसके बाद भी बच जाता था, तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता था। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट फर्स्ट सेल डोमेस्टिक मार्केट, और सरप्लस सेल, सेकंड सेल नहीं लिख रहा हूं, सरप्लस, या ऐसा लिख देता हूं, सरप्लस प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? मेरी जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद भी मेरे पास कॉमोडिटी बची रही या प्रोड्यूस बचा रहा, तो फिर वो बचे हुए का मैं क्या करूंगा? अचार तो डाल नहीं सकता, हर चीज का नहीं डलता ना अचार। तो बचे हुए का क्या करूंगा? मैं बचे हुए को सेल कर दूंगा, ताकि मेरे को उससे कुछ वेल्थ मिल जाए, या मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मुझे जरूरत है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने में इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें और ये सेल की, खरीदने बेचने की अगर बात करें, तो एक पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना है, और वो ये है कि उस जमाने में जो सिस्टम चलता था सेल का, वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। कैसा होता था? बार्टर सिस्टम, एंड नो करेंसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। किसी तरह की करेंसी नहीं यूज होती थी। वस्तु के बदले वस्तु, हिंदी में बोलते वस्तु विनिमय। अगर मैंने आपको व्हीट दिया, तो बदले में आप मुझे पैसे नहीं दोगे, क्योंकि करेंसी होती नहीं थी। तो अगर मैंने आपको व्हीट दिया, तो बदले में मुझे आप चावल दे सकते थे, बदले में आप मुझे मस्टर्ड दे सकते थे उसकी वैल्यू के बराबर, या बदले में आप मुझे गोल्ड दे सकते थे, सिल्वर दे सकते थे। लेकिन करेंसी नहीं होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये तो रही बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े स्तर पे व्यापार करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी सरप्लस कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉमोडिटीज व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, कॉटन, इंडिगो, कैटल हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी कॉमोडिटीज पहले डोमेस्टिक मार्केट में सेल होती थी, और जो सरप्लस प्रोडक्शन बच जाता था वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल होता था। बार्टर सिस्टम के ऊपर पूरा व्यापार चलता था। अब एक और सवाल उत्पन्न होता है खोजकर्ताओं के मन में, या इसको पढ़ने वालों के मन में, कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, इस बात के क्या सबूत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था? इस बात के क्या सबूत है? चलो एक स्लाइड ऐड करके उसके सबूतों को ढूंढते, या स्लाइड बाद में ऐड कर लेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं अपन। दो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और ये दूसरे नंबर का नीचे फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। ऊपर के फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि एक नहर जैसा या कैनाल जैसा बना हुआ है, और उस कैनाल के अंदर कुछ जहाज आए हुए हैं। छोटे छोटे जहाज है, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन ये जहाज आके किनारों पे लगे हुए हैं। दो जहाज आपको दिखे हुए किनारों पे लगे हुए, और तीसरा चौथा जहाज यहाँ पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये फोटोग्राफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इलिस्ट्रेशन है, फोटोग्राफ तो नहीं बोल सकते इसको, ये एक इलिस्ट्रेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट लोथल का, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात से मिली है, भोगवा नदी के किनारे।
दरअसल ये एक ऐसी जगह थी जहां से एविडेंस मिला है एक बहुत बड़े बंदरगाह के होने का, एक बहुत बड़े पोर्ट सिटी के होने का। और इसी से एक बड़ा अंदाजा लगता है कि खंबात की खाड़ी के नज़दीक ये पोर्ट सिटी ज़रूर विदेशी इलाकों से जहाज़ों के आने जाने का एक रास्ता रही होगी, या विदेशी जहाज़ जहाँ पे आके अपने माल को अनलोड या लोड करते होंगे। दूसरे फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे रूट्स। ये रूट्स एक्चुअली ट्रेड रूट्स माने गए हैं। यहां से आपको गुजरात से एक ट्रेड रूट दिखाई दे रहा है जो कि सीधा पर्शियन गल्फ से होता हुआ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की तरफ जा रहा है। वहीं आपको एक ट्रेड रूट गुजरात की तरफ से दिखाई दे रहा है जो रेड सी की तरफ जा रहा है। वहीं जमीनी रास्तों पर भी सेंट्रल एशिया की तरफ जाने वाले ट्रेड रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और सेंट्रल एशिया से फर्दर आगे मेडिटेरेनियन सी और यूरोप की तरफ जाने वाले ट्रेड रूट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एंशंट इंडिया, एंशंट वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, हिस्टोरियंस ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने कंक्लूड किया है कि उस जमाने के अंदर दुनिया का ये हिस्सा आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड था ट्रेड के माध्यम से। तो एविडेंसेस अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे क्या क्या। प्राइमरीली दो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। एविडेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला एविडेंस है प्रेजेंस ऑफ पोर्ट टाउन्स लाइक लोथल, जो कि सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, इसीलिए उसको एग्जाम्पल में हमेशा सबसे आगे रखा जाता है। तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन हुआ करता था। सूतकांगनडोर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो भी एक पोर्ट टाउन हुआ करता था। बालाकोट, और अल्हदीनो, ये सारे ऐसे पोर्ट टाउन्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं, और ये सारे पोर्ट टाउन्स अरेबियन सी के किनारों पे सिचुएटेड है, जिससे यही इंडिकेट होता है कि यहां से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होता था। पोर्ट का कोई और मीनिंग होता ही नहीं है, पोर्ट का मतलब ही यही होता है कि यहां से बड़े पैमाने पे व्यापार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सील्स ऑफ मीसोपोटामिया and Persia have been found from Indus Valley civilization and vice versa। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स भी मेसोपोटामिया से मिली है। अब इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई कर रहे हैं और हमको सील्स मिल रही मेसोपोटामिया की, मतलब सारी सील्स नहीं पर कुछ सील्स हमको मेसोपोटामिया की मिली, कुछ पर्शियन सील्स भी हमको मिली। इसका मतलब ये है कि मेसोपोटामियंस और पर्शियंस भी यहाँ पे रहते थे। जैसे कि आज दुनिया में आप भारत के अंदर देखोगे तो अमेरिकन एम्बेसी है, इवन पाकिस्तानी एम्बेसी है, या फिर कोई और जापानीज एम्बेसी है, यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसीज है। दूसरे देश के लोग भारत के साथ संबंध रखते हैं और वो अपना प्रेजेंस भारत के साथ में बनाए रखते हैं, और अपने कुछ प्रतिनिधि भारत के यहाँ पर भेज के रखते हैं। भारत भी इस तरह से भेज के रखता है। दुनिया की तमाम कंट्रीज के अंदर जिनके साथ भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, वहाँ पे भारत की एम्बेसीज मिल जाएंगी आपको। तो उसी तरह से लगता है कि उस जमाने में भी अलग अलग सभ्यताओं की एम्बेसीज एक दूसरे के यहाँ होती थी, और उन एम्बेसीज में वो अपनी सील ठप्पे यूज करते होंगे। इसीलिए कुछ मेसोपोटामियन और पर्शियन सील्स भी हमको यहाँ पे मिलती हैं, जो इंडिकेट करता है कि विदेशों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, और काफी फ्रीक्वेंटली हम उनके साथ में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को कंडक्ट करते रहते थे, जिसमें ट्रेड सबसे ज्यादा प्रमुख था। दो कोई से भी देश होते हैं, उनके बीच में सबसे मजबूत संबंध व्यापार के आधार पे ही बनता है।
और व्यापार का आधार, व्यापार के एविडेंस इतने सारे पोर्ट टाउन्स होना बताया हमको। तो ये तो रही बात कि हाँ भैया इंटरनेशनल ट्रेड होता था। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि बार्टर सिस्टम होता था, कि अगर हम कुछ चीज बेच रहे हैं तो उसके बदले कोई वस्तु ही हमको मिलती थी। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बार्टर सिस्टम था, इंटरनेशनल ट्रेड था, हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे थे, तो हमें मिल क्या रहा था? क्योंकि करेंसी तो मिल नहीं रही होगी। तो वो लोग हमें क्या दे सकते थे भाई? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ था। मुर्गा भी था, भेड़ भी थी, सुअर भी था, कई तरह की सब्जियां भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में उगती थी। बैंगन उगता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लौकी उगती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कद्दू उगता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अब गिलकी उगती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, गवार फली उगती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको चतुरफली भी बोलते। बड़ा अमेजिंग है, वही की वही सब्जी उसको चतुरफली भी बोलते कई लोग, कई लोग उसको गवार फली बोलते। अब वो चतुर है कि गवार है पता नहीं मुझे, लेकिन वो भी यहाँ पे उगती थी। उसके अलावा कुछ और सब्जियां थी जो उगती थी, करेले यहाँ पे उगते थे। ये वो सारी सब्जियां जो हम खाने से मना कर देते थे, घर पे बनती थी कि मैं नहीं खाऊंगा, वो सब उगती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और वहाँ के बच्चे सब कुछ खाते थे। तो हमारे पास तो सब कुछ था। दूसरी सभ्यताएं हमें क्या दे सकती थी? तो दूसरी सभ्यताएं हमें देती थी प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं वी इंपोर्टेड सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते थे वो था कॉपर। सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते थे वो कॉपर था। ये जमाना, वैसे भी तांबे का बहुत ज्यादा यूज होता था इस जमाने में, चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं इसको, क्योंकि तांबे का बहुत ज्यादा यूज होता था इस जमाने में। टूल्स और मेटल्स बना करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे टूल्स और मेटल्स मिले जो तांबे के बने हुए हैं। तो तांबा सबसे ज्यादा हम लेते थे। फिर ये कैसे पता चला? ये वसीम ऐसे पता चला क्योंकि मिला है यहाँ पे, और नेचुरली यहाँ पे इतना नहीं होता था, इसीलिए ये मानते हैं हम कि ये एक्सपोर्ट किया जाता था। दूसरा है टिन। कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। तो टिन भी यहाँ पे बहुत कम होता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। तो इतना ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो इंपोर्ट से ही हुआ है। उसके अलावा गोल्ड। भारत में ऐसा नहीं कि गोल्ड नहीं मिलता, भारत में गोल्ड है, लेकिन साउथ इंडियन एरियाज में गोल्ड ज्यादा है। इनफैक्ट मैक्सिमम गोल्ड डिपॉजिट्स इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पेनिनसुलर इंडिया में नहीं फैली हुई थी। तो गोल्ड एक ऐसी कॉमोडिटी थी जो इनके यहाँ नेचुरली नहीं मिलती थी। अगर गोल्ड के एविडेंसेस यहां से मिले हैं, दैट मीन्स कि वो इंपोर्ट होता होगा। सिल्वर। अब तो भारत में सिल्वर शायद ना के बराबर मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत सिल्वर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में मिला करता था, लेकिन वो बहुत कम था। सिल्वर सबसे प्रीशियस मेटल हुआ करता था एंशंट वर्ल्ड के अंदर। जिस तरह आज गोल्ड की वैल्यू है पूरी दुनिया में, उस तरह उस जमाने में सिल्वर की वैल्यू हुआ करती थी। खास तौर पे भारत के अंदर सिल्वर की वैल्यू बहुत बहुत और बहुत ज्यादा हुआ करती थी। गोल्ड की वैल्यू उससे कम हुआ करती थी, क्योंकि सिल्वर भारत में होता ही नहीं था। एक टाइम के बाद तो सिल्वर भारत में नेचुरली मिलना ही बंद हो गया था। तो जितना भी सिल्वर भारत में आता था सब इंपोर्ट करके आता था, और इसीलिए वो एक बहुत ही लग्जूरियस कॉमोडिटी होती थी। इसीलिए एंशंट इंडिया में जो सबसे अमीर रूलर्स हुआ करते थे वो चांदी के सिक्के इशू करते थे, और चांदी के सिक्के इशू करना प्रेस्टीज की बात थी गोल्ड के मुकाबले में। बाद में अंग्रेजों के दौर में गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। उन्होंने करेंसी इशू करी और उस करेंसी के अगेंस्ट खजाने में गोल्ड डिपॉजिट करने लग गए, जिससे गोल्ड की वैल्यू भारत में बढ़ गई, और आज गोल्ड की वैल्यू भारत में बहुत ज्यादा है। लेकिन एंशियंट टाइम्स में और मेडाइवल टाइम्स में सिल्वर की वैल्यू भारत में बहुत ज्यादा होती थी। बहुत कम मात्रा में सिल्वर इंपोर्ट किया जाता था। उसके अलावा दो कीमती पत्थर और थे जो ये इंपोर्ट करते थे, वो थे सैफायर एंड लेपिस लेज्यूली। लेपिस लेज्यूली को सफायर को हिंदी में नीलम बोलते हैं, लेपिस लेज्यूली को हिंदी में लाजवरत बोलते हैं। ये एक तरह का कीमती पत्थर होता था जो कि सेंट्रल एशिया से आता था।
सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इन इलाकों से लेपिस लेज़ुली आता था भारत के अंदर। एक इतना बड़ा छोटा सा पत्थर जैसा होता था, नीले रंग का होता था, और नेचुरली बहुत कम मिलता था अलग अलग इलाकों में, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। तो कई लोग क्या करते थे, करेंसी की जगह इसको यूज करते थे, लेपिस लेजुली को, जिसको लाजवरत बोलते थे। तो ये एक बोरी गेहूं 2 लाजवरत, 3 लाजवरत, ऐसे रेट्स तय कर सकते थे। वैसे ही सफायर यानी कि नीलम बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। अगर एक नीलम आप किसी को दे दो तो उसके बदले 10 गेहूं के बोरे आप ले सकते थे। ये मैं सिर्फ एक ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको कोई वो मत मान लेना कि यही कोई तकाजा होता था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि अगर 1, 2 या 3 लाजवरत में एक गेहूं की बोरी आती थी, तो एक नीलम में 10 गेहूं की बोरी आ सकती थी। इतना कीमती होता था नीलम। तो ये सारे कीमती और अर्ध कीमती पत्थर और मेटल हम इंपोर्ट करते थे, जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले में। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें देने वाले लोग उसको ग्रो नहीं कर सकते थे। अगर मेरे यहाँ पे सोना मिल रहा है और मैं गेहूं खरीद रहा हूं सोने के बदले, तो गेहूं देने वाला तो मुझे हर साल गेहूं ग्रो करके दे देगा। लेकिन अगर मैं सोना दे रहा हूं तो हर गुजरते साल के साथ मेरे गोल्ड का डिपॉजिट कम होता जाएगा कम। तो इसमें अमीर कौन बनेगा? जो गेहूं दे रहा है, क्योंकि उसके पास तो हर साल गेहूं तैयार रहेंगे देने के लिए। लेकिन सोना देने वाले के पास एक दिन सोना खत्म हो जाएगा, और फिर भी उसको फूड ग्रेन्स की जरूरत रही, तो फिर उसको अलग अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, मुझसे गेहूं लेने के लिए या मुझसे फूड ग्रेन्स लेने के लिए। तो इसमें जीत हमेशा इस तरह के व्यापार में उसकी होती है, जो ऐसे कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करता है जो प्रोड्यूस कर सकता है। और लिमिटेड स्टॉक वाली कमोडिटीज को देने वाले लोगों को हमेशा नुकसान होता है। इसको अंग्रेजी में मर्केंटाइलिज्म कहा जाता है। तो ये मर्केंटाइलिज्म उस जमाने में होता था। अब एक बार जब मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, जिनके साथ हम व्यापार करते थे, या सेंट्रल एशियंस या फिर ग्रीक्स, क्या इनके गेहूं नहीं होता था? क्या इनको गेहूं हमसे ही लेना पड़ता था? तो ऐसा नहीं है। इनका गेहूं होता था, या इनका भी दूसरी खाद्यान्न वाली, फूड ग्रेन्स वाली फसलें होती थी, पर प्रॉब्लम उनके पास ये होती थी कि उनके पास में खेती के एरियाज बहुत लिमिटेड थे। उनकी जमीन इतनी फर्टाइल जमीन नहीं थी, या यूं कहूं मैं कि इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन उनके पास में नहीं थी कि वो अपनी बढ़ती पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। वो अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें, इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन उनके पास में नहीं थी। जो मीजोपोटामियंस या पर्शियंस या ग्रीक सिविलाइजेशंस बनी थी, बसी थी, तब तो ठीक था कि उनके पास बहुत जमीन थी और अपनी उस समय की पॉपुलेशन को अपने यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले कमोडिटीज या फूड ग्रेन से सेटिस्फाइड रख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, इन लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। अब इनकी जमीन जितना प्रोड्यूस कर रही थी उससे ज्यादा इनको नीड थी, और उस नीड को पूरा करने के लिए इनको भारत से इंपोर्ट करना पड़ता था। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन थी कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे और कंज्यूम कर ले रहे थे, उसके बाद भी बच जा रहा था। और उनके पास में उगाने के बाद कंज्यूम हो गया, लेकिन लोग बच गए। तो वो बचे हुए लोग और इधर हमारा बचा हुआ अनाज, ये बिल्कुल जोड़ी जमा हो गया। यहाँ पे मैच द कॉलम हो गया, तो हमने इन दोनों को मैच कर दिया। लेकिन हमने बोला कि हमें क्या मिलेगा बदले में? तो उन्होंने बोला, मालिक, सोना चांदी तांबा टीन गोल्ड सिल्क सब ले लो, पर हमको खाना दो। तो फिर हमने इनसे ये सारी चीजें ली, और बदले में उनके भूखे लोगों को, भूखी बची हुई पॉपुलेशन को हमने खाना प्रोवाइड किया। कॉटन, अब जैसे कॉटन है, कॉटन खाना नहीं, रुई नहीं खाते थे वो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कीमती फसल जो होती थी वो कॉटन होती थी। ये जो कॉटन की फसल होती थी, इसको सिंडॉन कहा जाता था। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इस स्लाइड में लिख देता हूं आपको, यहीं पे लिख देते हैं इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशंस कॉटन, पहले तो ये लिखता हूं मैं आपको। आईवीसी पीपल वेयर द फर्स्ट टू कल्टिवेट
कॉटन दुनिया में सबसे पहले कॉटन ग्रो करने वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग माने जाते हैं। इससे पुराना कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता है। और इनका कॉटन होता भी बहुत ही फाइन क्वालिटी का था। ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, देयर कॉटन वॉज वेरी पॉपुलर and in demand. It was very popular and in demand in other civilizations. और इसको एक खास नाम दिया था ग्रीक्स ने। ग्रीक्स called it सिंडॉन। ग्रीक्स उसको क्या कह के बुलाते थे? ग्रीक्स उसको सिंडॉन कह के बुलाते थे। सिंध नदी के किनारे उगा हुआ कॉटन सिंडॉन कहलाता था। और ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। कॉटन कल्टीवेट करने वाले ये दुनिया के सबसे पहले लोग थे। और ये कह सकते हैं अपन की दुनिया को कपड़े पहनना इंसान ने सिखाया। इसका मतलब ये मत समझना कि दूसरी सिविलाइजेशन के लोग नंगे रहते थे। वो अपने बॉडी को कवर करते थे, लेकिन ज्यादातर एनिमल स्किन से, जानवरों की खाल से अपनी बॉडी को कवर करते थे। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले वेजिटेरियनिज्म की बात हो रही थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ये तय किया कि हम कुछ ऐसी फसल उगा लेंगे जिस फसल से हम कपड़े बुन सकते। और अगर हम कपड़े बुन लेंगे तो हमको एनिमल्स को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। और इस तरह से भारत के अंदर एनिमल्स को मारने की जरूरत खत्म हो गई अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि कॉटन ग्रो किया और कॉटन से धागे निकाल के उनको आपस में बुन के कपड़े बनाने शुरू कर दिए। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बुने हुए कपड़े का एविडेंस भी मिला है। एक शहर से बुने हुए कपड़े का एविडेंस भी मिला है, जिससे समझ में आता है कि कपड़ा बुनना भी जानते थे और बुनते थे कपड़े। तो इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से कि दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया है भारतीयों ने। पहले लोग खालें पहनते थे जानवरों की, हमने कपड़े पहनना सिखाया। ऐसा नहीं कि नंगे रहते थे लोग, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने एक फोटोग्राफ रखा था कि किस तरह से ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये पूरी मेसोपोटामिया का इलाका था, ये इंडस का इलाका था। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिएगा, इस फोटोग्राफ से मुझे याद आया कि जो मेसोपोटामिया होता था ना, दे कॉल्ड इंडस एरिया एज मेलुहा। ये याद रखना कि ये लोग इंडस के एरिया को मेलुहा कहते थे। इतना तो हमें पता चल गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को फॉरेन कंट्रीज में मेलुहा कहा जाता था। इंडस के लोग खुद को क्या कहते थे इसके बारे में आज तक हमको पता नहीं चल पाया, तो वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। वहां यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, एक स्लाइड ऐड करके लिखता हूँ और उसकी हेडिंग डालता हूँ स्क्रिप्ट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको स्क्रिप्ट्स मिलती है, हाँ मिलती है। ऑल्दो वी गेट scripts written on seals, but are still undeciphered. बट आर स्टिल अनडिसाइफर्ड, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट्स को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कोई भी विद्वान 1000 कोशिशों के बावजूद भी उनकी लिपि को नहीं पढ़ सका। दे आर
पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट्स, दे आर पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट्स। पिक्टोग्राफिकल का मतलब होता है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि अपने भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो उनकी लिपि चित्रों और लेटर्स का मिक्सचर थी। तो उसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका है, लेकिन उसको अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो लिपि हमको मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चलता इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने क्या लिखा था। अगर ये किसी तरह से हम पढ़ लेते तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे दूसरे रहस्यों से भी पर्दा उठ जाता, बहुत सारी नई चीजें हमको जानने को मिलती। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम रिलीजन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड रिलीजन था और उसके कई एविडेंसेस हमको मिले। जैसे यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। फोटोग्राफ्स, जो ये पहला फोटोग्राफ है ये मदर गॉडेस का है। दूसरा फोटोग्राफ पशुपति महादेव का है। तीसरा फोटोग्राफ स्वास्तिक का है। चौथा फोटोग्राफ फायर ऑल्टर का है। पांचवा फोटोग्राफ ग्रेट बाथ का है, एक पवित्र कुंड। और छठा फोटोग्राफ एक पीपल के वृक्ष का है। ये जो सारे एविडेंसेस मिले अलग अलग जगह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इन सारी सील्स को या इन सारी इमेजेस को उनके धर्म का प्रतीक माना गया, क्योंकि खोज करने वाले इन सिंबल्स से आज के अपने रिलीजन को कंपेयर करते। अब जैसे मदर गॉडेस की बात करें तो मदर गॉडेस कोई नॉर्मल लेडी नहीं लगती, कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं लगती। मदर गॉडेस एक देवी मानी गई और कई जगह से बहुत सारी इमेजेस मिली इनको, खास तौर से मोहनजोदाड़ो के अंदर बहुत सारी इमेजेस मिली मदर गॉडेस की, कुछ हड़प्पा से भी मिली। तो मदर गॉडेस के बारे में ये माना गया कि ये कोई देवी रही होंगी जिनकी ये लोग पूजा करते होंगे। रिलीजन का एक एस्पेक्ट मिला। फिर एक इंटरेस्टिंग सील मिली मोहनजोदाड़ो से जिसको पशुपति महादेव कहा गया। इस फोटोग्राफ में अगर आप देख रहे हो तो एक इंडिविजुअल है जो कि थोड़ा ग्रैंड सा लग रहा है और वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ है। सर के ऊपर उसने एक हेड गियर पहन रखा है जिसमें दो सींग निकले हुए हैं। जाहिर है कि कोई जंगली भैंसे के सींग वो लग रहे हैं और वो जंगली भैंसे की सींगों वाला मुकुट पहन के बैठा हुआ है। उसके नीचे एक एंटीलोप दिखाई दे रहा है, एक हिरण दिखाई दे रहा है और उस इंडिविजुअल के आसपास आपको गैंडा दिखाई दे रहा है। गैंडे के नीचे एक वाटर बफलो दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी तरफ एक हाथी दिखाई दे रहा है और हाथी के पास में एक बाघ दिखाई दे रहा है, एक टाइगर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर कुछ लिपि लिखी हुई है, कुछ लिखा हुआ है ऊपर। यही वो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है जिसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन स्कॉलर्स ने इनको नाम दिया पशुपति महादेव, क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे जंगली पशु थे और उनके बीच में बैठ के मेडिटेशन करते नजर आ रहे थे। तो कई विद्वानों ने कहा कि ये पशुओं के पति माने जाते होंगे और इसीलिए इनको पशुपति कहा गया। कई विद्वानों ने कहा कि जिस तरह से ये भयंकर पशुओं के बीच में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शिवजी हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जमाने में शिवजी को इस रूप में पूजा जाता था, और इसीलिए इनको महादेव भी कहा गया और ये नाम इनके साथ जुड़ गया पशुपति महादेव। वो लोग इनको क्या कह के बुलाते थे हमें नहीं पता, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने जब इस सील को देखा तो उन्होंने बोला कि ये हो न हो शिव का ही कोई रूप होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जाता रहा होगा, इसीलिए इनको प्रोटो शिव भी कहा गया। प्रोटो शिव मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज में पूजे जाने वाले शिव जी, कुछ वैसा ही उनको सबको नजर आया। स्वास्तिक का चिन्ह जो देखते से आपको समझ में आ रहा है कि आज
हमारे देश के अंदर बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है ये, हिंदू धर्म के अंदर। आज अभी थोड़े दिन में त्योहार शुरू हो जाएंगे, और फिर आपके घरों के बाहर ये सातिया बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, या स्वास्तिक बोलते हैं, ये बनाया जाएगा। ये एक पवित्र चिन्ह प्राचीन काल से ही भारत के अंदर माना जाता रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको ऐसी सील्स मिल रही, जो सात्विक क्या, सॉरी, स्वास्तिक, स्वास्तिक के बारे में इंडिकेशन दे रही है हमको कि उस जमाने में भी इस तरह के चिन्ह होते थे, और पवित्र ही रहा होगा इस तरह का चिन्ह, क्योंकि सील के ऊपर मिला है। तो स्वास्तिक जो आज हमारा पवित्र चिन्ह है, वो उस जमाने में भी हमारा पवित्र चिन्ह हुआ करता था, जिसके बारे में वैदिक काल में माना गया है कि ये सूर्य का प्रतीक है। जिस तरह सूर्य उगने के बाद चारों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैला देता है, वो स्वास्तिक का चिन्ह उसी सूर्य का इंडिकेटर है कि चारों दिशाओं में जैसे प्रकाश सा फैल रहा है। और भारत में सूर्य को देवता माना गया है, पवित्र माना गया है, वंदनीय माना गया है। और स्वास्तिक उसी सूर्य का चित्र है, स्वास्तिक उसी सूर्य का चिन्ह है। कालीबंगा नाम की जगह से हमको कुछ ऐसे फायर पिट्स मिले हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यज्ञ हुआ करता था, जैसे कि ये यज्ञ की वेदियां हो। इधर मोहनजोदाड़ो से एक खास तरह का लार्ज स्विमिंग पूल मिला है हमको। ये जो लार्ज स्विमिंग पूल है इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। और ये जो ग्रेट बाथ था, मोहनजोदाड़ो नाम के शहर से मिलता है। अब मोहनजोदाड़ो शहर में वैसे तो सिंधु नदी थी, लोग उनके घाटों पे जाके भी नहा सकते थे। शहर के बीचों बीच एक खास तरह का पुल बनाना, और उस खास तरह के पुल के अंदर पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था। अंदर ही अंदर एक ड्रेनेज बनी हुई थी जो पुल के पानी को वापस सिंधु नदी के अंदर बहाकर ले जाती थी, और नया पानी लाकर इसमें भरा जाता था। तो निश्चित ही ये कोई पवित्र स्थान या पवित्र कुंड हो सकता है, या फिर रिक्रिएशन की कोई जगह भी हो सकती थी, कोई स्विमिंग पूल हो सकता था उस जमाने के एलीट लोगों के लिए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल मिला है, इस स्विमिंग पूल के आसपास एक बहुत बड़ा प्रेमाइसिस भी मिला है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि एक स्विमिंग पूल था, बात इतनी भी थी कि स्विमिंग पूल के आसपास भी एक बड़ा प्रेमाइसिस बना हुआ था। तो पक्के तौर पे कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली इसका क्या यूज होता होगा, लेकिन उसको जोड़ा धर्म से ही गया है कि भाई ग्रेट बात कोई पवित्र कुंड रहा होगा। और फिर ये सील आप देखो, पत्ते देखकर ही कोई पहचान जाए कि पीपल के वृक्ष के पत्ते, पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। अब ये जो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं, ये पूरी मुहर जो बनी हुई है, नीचे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब ये स्क्रिप्ट तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन इतना समझ गए कि ये पीपल के पत्ते बने हुए हैं। अभी जो पीपल का वृक्ष है, निश्चित ही उसको खास माना जाता था। भाई ये तो नहीं करा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पवित्र ही मानते होंगे उसको, बट खास मानना भी पवित्र मानने के बराबर ही होता है। तो ये पीपल के वृक्ष का उस समय अगर एक सील उन्होंने बनाया, मतलब कि उसका इंपॉर्टेंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। आज भी भारत के अंदर पीपल के वृक्ष को हम बहुत पवित्र मानते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, पीपल के वृक्ष को काटा नहीं जाता। अगर आप हिंदू हो और गलती से ही सही आपके घर के आसपास या आपकी कोई प्रॉपर्टी में पीपल का वृक्ष उग गया, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप पीपल के वृक्ष को काट दो। आप बोलोगे अब उग गया तो उग गया, उगने दो उसको, जितना बड़ा हो जाए वो अच्छी बात है जो हमारी प्रॉपर्टी में पीपल का वृक्ष होगा। तो इस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी मानते होंगे पीपल के वृक्ष को महत्वपूर्ण। पीपल के वृक्ष को हम लोग क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन के ऊपर मैं नहीं जाता अभी, लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजंस उसके हैं, है ना। वैसे तो पीपल का वृक्ष पहले जंगलों में भी मिलता था, अभी भी मिलता है, पर बहुत कम मिलता है। ज्यादातर पीपल के वृक्ष आप मंदिरों के आसपास वगैरह वगैरह, या हम अपने घरों के आसपास उसको उगाते हैं। मैंने कई बार ये भी देखा है कि कुछ पुराने खंडहरों मकानों के दीवारों में भी पीपल के वृक्ष की जड़ें बन जाती, और वहां से भी पीपल का वृक्ष निकल जाता है। तो ये तो रही बात सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की। एक अच्छा खासा धर्म वहां पे प्रचलित था, और काफी कुछ उस रिलीजन के एलिमेंट आज के हमारे रिलीजन से भी मैच करते। आज अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट्स आज भी हमारे रिलीजन में है। पीपल के वृक्ष को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, पवित्र स्नान डुबकियां आज भी हम लगाते हैं, यज्ञ हवन आज हम करते हैं, स्वास्तिक के निशान आज भी हमारी सभ्यता में बनते हैं,
महादेव की पूजा आज भी हमारे यहाँ पे होती है, देवियों की पूजा आज भी हमारे यहाँ होती है। अब मुझे एक बात बताइए कि वो सारे एलिमेंट्स जो उस समय पूजे जा रहे हैं आज भी पूजे जा रहे हैं, फिर ये क्यों कहते हैं लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया? क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि जो घर से लोग चले गए तो डिक्लाइन हो गया, जमीन के नीचे दबा हुआ मिला तो डिक्लाइन हो गया। अरे भाई, अगर मेरे पास में एक गाड़ी है और उस गाड़ी को मैं कहीं छोड़ के चला जाता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ उस गाड़ी को, और वो गाड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन की वजह से उसके ऊपर मिट्टी जमती जाती और वो ज़मीन में धंस जाती, इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी छोड़ने वाला खत्म हो गया था। अरे गाड़ी खत्म हुई है, छोड़ने वाला खत्म थोड़ी हुआ है। तो अंग्रेजों ने तो ये मान लिया कि सिविलाइजेशन एंड हो गई, सिविलाइजेशन खत्म हो गई। लेकिन अगर ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई होती तो आज भी भारत में यही वैल्यूज क्यों प्रैक्टिस हो रही है, आज भी भारत के अंदर यही रिलीजन क्यों फॉलो हो रहा है? इसका एक ही मतलब है कि सिविलाइजेशन सिर्फ शिफ्ट हुई है, सिविलाइजेशन एंड नहीं हुई। हाँ, घरों को लोगों ने छोड़ दिया किसी वजह से, उस जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट करके चले गए किन्हीं वजहों से, लेकिन अपने साथ वो वैल्यूज और वर्चूज लेके गए। और सिविलाइजेशन जगहों से या घरों से नहीं बनती, सिविलाइजेशन वैल्यूज और वर्चूज से बनती। वो वैल्यूज वर्चूज आज भी उस जमाने की सिविलाइजेशन के अंदर हमारे यहाँ आज भी कंटिन्यूड है। तो हमें ये कहना कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, ये थोड़ा गलत होगा। पर टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ है। टीचर्स की भी मजबूरी होती है, मेरी भी मजबूरी, कि मुझे आपको यही बताना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ है, जबकि मैं समझ पा रहा हूँ कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन नहीं हुआ, एक साइट्स का डिक्लाइन हुआ है। सिविलाइजेशन तो कंटिन्यू रही और फैलती गई। तो चलिए अब अपन ये जान लेते हैं कि सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ है। तो सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की कुछ वजह है जो आप पढ़ लो, और वो सारी वजहों का मिला जुला असर माना जाता है। पहली वजह मानी जाती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। दूसरा माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तीसरा माना जाता है, मतलब फिर तीसरा जैसा कुछ नहीं है, मैं कोई सा भी बता सकता हूं आपको, फ्लड्स और ड्रॉट्स, या तो बाढ़ या सूखा, वो एकदम ऑपोजिट है लेकिन दोनों मान रहे लोग। फिर उसके बाद माना जाता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एपिडेमिक्स, यानी कि महामारियां। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर या मैक्स म्यूलर, जर्मन मैक्स म्यूलर और ब्रिटिश मॉर्टिमर व्हीलर, ये मानते हैं कि दरअसल हुआ ये था कि भाई सेंट्रल एशिया से आर्य आ गए थे। इनने कहा कि यह है सेंट्रल एशिया का एरिया, और सेंट्रल एशिया से आर्यों के कुछ ग्रुप्स प्लेन्स ऑफ इंडिया में घुस आए। ये जो आर्यों के ग्रुप्स थे ये ज्यादा स्ट्रांग थे, स्ट्रांग तो नहीं लेकिन ज्यादा वॉर लाइक थे। ये लोग घोड़ों का यूज करते थे, ये लोग खतरनाक वेपन्स का यूज करते थे, ये चैरियट्स बनाकर युद्ध करते थे, और इनको युद्ध करने की बहुत प्रैक्टिस थी। तो ये लोग जब घुसे चले आए इंडस के इलाके में, तो यहाँ के जो सीधे साधे व्यापार व्यवसाय खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनके ऊपर आर्यों ने अपना कब्जा जमा लिया। ये लोग मुकाबला नहीं कर पाए आर्यों का, हार गए, और बस ये पूरा इलाका आर्यों ने डोमिनेट कर दिया। और आर्यों ने डोमिनेट करके इस इलाके में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। और यहाँ के जो लोग थे खेती बाड़ी करने वाले, व्यापार करने वाले, वो डर के दूसरे हिस्सों में भारत के भाग गए और वहीं पे रहने लग गए। ये आर्यन इन्वर्जन थ्योरी कहती। लेकिन ये एकदम बकवास थ्योरी है, जिसको ज्यादातर इंडियन हिस्टोरियंस रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर बेसिस पर ये थ्योरी नहीं बनाई गई। सिर्फ ऐसा लगा उनको कि ऐसा हुआ होगा
कि लोग अपने घरों को छोड़ के क्यों गए होंगे, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हो गया। पहली बात तो ये कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता किसी बड़े हमले का। और फिर कुछ कॉमन सेंस की भी बातें हैं कि अगर कोई बड़ा हमला किया भी किसी ने, मान लीजिए आर्यों ने एक बड़ा हमला किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हरा दिया, हम जीत गए तुम हार गए, चलो मान लो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापार व्यवसाय और खेती बाड़ी को क्यों नष्ट करेंगे? क्यों नष्ट करेंगे? अब आप ये बताइए कि मान लीजिए कि अपन लोग सब चलते हैं और आज दुनिया में सबसे अच्छा पावरफुल रिच कंट्री कौन सा माना जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर दैट मैटर, या चाइना। तो आज मान लो अपन ने चाइना को जीत लिया, अपन लोग सब गए और अपन ने शी जिनपिंग वगैरह को हरा दिया और चाइना को जीत लिया। तो क्या अपन चाइना के व्यापार को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, कि अब कोई व्यापार नहीं होगा चाइना में, कोई खेती बाड़ी नहीं? भाई अपन तो ये चाहेंगे कि अब चाइना में और व्यापार हो, क्योंकि अब चाइना को मैं चला रहा हूं, अपन लोग मिलकर चला रहे हैं चाइना को, तो अपन अब चाहेंगे कि चाइना में बहुत तरक्की हो, बहुत ट्रेड हो, क्योंकि अब चाइना में जो ट्रेड और तरक्की होगी उससे अपने को ही फायदा होगा, जो रेवेन्यू आएगा अपनी जेब में आएगा। तो अगर आर्यों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जीत भी लिया था, तो वो व्यापारियों को, खेती बाड़ी करने वालों को या दूसरे कारीगरों को मारते थोड़ी या उनको भगाते थोड़ी वहां से। वो तो बोलते उनको कि चलो ठीक है, तुम जो कर रहे थे वो करते रहो, बस अब राज हम करेंगे, रेवेन्यू आप हमको दोगे। तो कॉमन सेंस से भी ये सही नहीं लगता कि आर्यों ने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को जीता था तो उसकी ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना ही कोई ऐसे एविडेंसेस मिलते। और वैसे भी जो आर्य है जिन्होंने वेदों की रचना करी, उन्होंने कहीं पर भी ये वेदों में नहीं लिखा है कि हम मध्य एशिया से आए हैं। वेदों में ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, भाई सबसे पुराना वेद जो क्रिएट हुआ वो तो ऋग्वेद है। अगर आर्य सेंट्रल एशिया से आते तो कहीं ना कहीं तो वेदों के अंदर लिखते अपने घर के बारे में कि भाई हम वहां से आए हैं मध्य एशिया से, उसका कुछ नाम लिखते कि ये भारत हमारे लिए नई जगह है। वो तो भारत की भूमि को वेदों में बिल्कुल ऐसा लिख रहे हैं जैसे कि करोड़ों साल से यहाँ पे रह रहे हो। यहाँ की नदियों की गुणगान कर रहे हैं, यहाँ की धरती का गुणगान कर रहे हैं, यहाँ रहने वाले देवताओं का गुणगान कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन स्कॉलर्स ये मानते हैं कि यहाँ के लोग आर्य थे, यहीं के लोग जो थे ओरिजिनल आर्य यहीं के थे। अगर कहीं और कोई एविडेंस मिल रहा है आर्यों के होने का तो इसका मतलब है कि यहां से कुछ लोग गए होंगे वहां पे। अगर ईरान के अंदर कोई एविडेंस मिल रहा है कि वहां पे आर्य थे तो भारत से गए होंगे लोग कुछ। अगर सेंट्रल एशिया के अंदर कोई एविडेंस मिल रहा है तो यहां से गए होंगे कुछ लोग। अगर आर्य कहीं से आते तो अपनी जगह के बारे में जहां से भी आए थे कुछ तो वर्णन करते, कुछ तो मेंशन करते कि भाई हम इस रास्ते से आए, उस पहाड़ को पार किया, इस नदी को पार किया। सब कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। इसीलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अंग्रेजों ने तो मान के उस समय लिख दिया, पर आज तक टेक्स्ट बुक से इसको हटाया नहीं गया है। और क्योंकि टेक्स्ट बुक से इसको हटाया नहीं गया इसलिए मुझे भी मजबूरी की लिखना पड़ेगा। तो ये तो रही बात आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, तो हो सकता है शायद कुछ ऐसा हुआ हो, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यह माना गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो नदियां हुआ करती थी, उनमें से एक नदी आज भी है जो इधर तिब्बत के पहाड़ों से निकल के आती थी। अरे नदी को नीला कर देते हैं। जो तिब्बत के पहाड़ों से निकल के राजस्थान की तरफ आती थी, और एक नदी हिमालय के पहाड़ों से निकल के आती थी और यहाँ बहती थी, और ये दोनों मिलके बहुत वाइड रिवर बन जाती थी। और ये बहुत वाइड रिवर बन के कुछ इस तरह से बहती थी। ये जो नदियां हुआ करती थी इनको कंबाइंडली कहा जाता था सरस्वती, या आजकल इसको घग्गर, हाकरा भी कहा जाता है। तो कई जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि नदियां आती थी एक तिब्बत से निकल के और एक हिमालय से निकल के, ये दोनों जब मिल जाती थी तो बहुत बड़ी नदी बन जाती थी। और इसी बड़ी नदी के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी खेती बाड़ी चलती थी, बहुत सारी खेती बाड़ी होती थी। और उसी खेती बाड़ी से वो सरप्लस प्रोडक्शन आता था जिसका सेल होता था और जिससे दूसरी सिविलाइजेशंस को हम बेच के मुनाफा कमाते थे। लेकिन
कुछ ऐसे भूगर्भिक हलचल हुई, कुछ ऐसे टेक्टोनिक मूवमेंट हुए, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके बाद भारत बन गया, हिमालय बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी इंडियन प्लेट पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट को, इसीलिए हिमालयन बेल्ट में आज भी बहुत सारे भूकंप आते हैं। और हजारों साल पहले कोई ऐसा बड़ा सीज्मिक मूवमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये नदी जो थी पूरी विलुप्त हो गई। ये जो नदी थी जो हिमालय के पहाड़ों से निकल के आती थी, ये विलुप्त हो गई। और जो तिब्बत के पठार से निकल के आती थी वो पंजाब की तरफ मुड़ गई। जो तिब्बत के पठार से निकल के आने वाली नदी थी वो पंजाब की तरफ मुड़ गई, वो नॉर्थवर्ड्स चली गई। और ये जो नदी आती थी, ये नदी जो है धीरे 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 करके विलुप्त पड़ गई, क्योंकि इसको मिलने वाला बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर नॉर्थवर्ड्स चला गया। और सीज्मिक मूवमेंट की वजह से इसका पानी भी कम हो गया, तो ग्रेजुअली ये नदी खत्म हो गई, पूरी तरह एंड हो गई। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्राई अप हो गया। खेती बाड़ी वहां पे अब पॉसिबल नहीं थी। और इसी वजह से वो जो सरप्लस प्रोडक्शन हम कर रहे थे कि एक्सपोर्ट करेंगे इसको उसको, वो सब बंद हो गया। और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां से मूव करके गंगा की तरफ चले गए। आज के उत्तर प्रदेश, आज के बिहार, आज के बंगाल की तरफ चले गए, जहां पे गंगा रिवर बहती थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहा करती थी, जो बहुत फर्टाइल इलाका था जहां पे वो खेती बाड़ी प्रैक्टिस कर सकते थे। तो सिविलाइजेशन के लोग शिफ्ट हो गए ये जगह सूखी पड़ जाने की वजह से। और ये एक वजह मानी गई है इस सिविलाइजेशन की साइट्स का डिस्ट्रक्शन होने की या उनको एक्सटिंक्ट होने की। तीसरा, कुछ लोगों ने माना है कि हो सकता है फ्लड्स आई हो बहुत बड़ी, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन के लोग छोड़ के चले गए हों, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से फ्लड्स के कुछ एविडेंसेस मिलते। या कुछ लोगों ने माना है कि ड्रॉट पड़े होंगे साहब, ड्रॉट यानी कि सूखा। अब उसकी उसको लेकर एक बहुत अच्छा तर्क दिया जाता है। लोग ये बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, और उस जमाने में लोगों को फ्यूल की जरूरत भी होती थी अपना खाना पकाने के लिए, ईंटें पकाने के लिए, या फिर कॉपर स्मिथ्स को कॉपर स्मेल्टिंग करने के लिए, या गोल्ड स्मिथ्स को गोल्ड स्मेल्ट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग उपयोगों के लिए आग की आवश्यकता थी। और उस जमाने में फ्यूल के नाम पे क्या होता था? सिर्फ लकड़ी। अब आप ये सोचिए, वो लोग ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप सोचिए, इतने लाखों लोग, शायद कुछ एक आध करोड़ तक पहुंच गई होगी पॉपुलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये 1 करोड़ नहीं तो आधा करोड़ तो पहुंच ही गई होगी। इतने लोगों को इतने फ्यूल की जरूरत थी कि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंडस वैली वाले इलाके की सारे जंगल काट डाले, सारी लकड़ियों का यूज हो गया। यू पेड़ ग्रो कम हो रहे थे और कट ज्यादा रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका सूखा पड़ गया। इस पूरे इलाके में जंगल नष्ट हो गए। अब क्योंकि इस इलाके में जंगल नष्ट हो गए, तो जहां पे जंगल नहीं होते, घने जंगल नहीं होते, उसके ऊपर मॉइस्चर वाले बादल आते तो हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होने की वजह से बरसते नहीं है, आगे निकल जाते। तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जंगल काटे लोगों ने, क्योंकि उनको फ्यूल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। और इसी वजह से यहाँ पे जो हरियाली थी वो ख़त्म हो गई, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होना कम हो गई, यहाँ पे बारिश बहुत कम हो गई। आज भी पाकिस्तान के अंदर एवरेज एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर है, यानी कि साल भर में सिर्फ 10 इंच पानी गिरता है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जंगल है ही नहीं वैसे, कि वहाँ पे वो बारिश के बादल जो है अट्रैक्ट हों और बरसे। बारिश का पानी जाता ही नहीं है वहाँ पे। फिर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वही बात है, पॉपुलेशन बढ़ती गई और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज थी वो कम पड़ती जा रही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद कोई ऐसी महामारी फैल गई हो जिसकी वजह से लोगों को छोड़ के जाना पड़ा हो। या फिर विद्वान ये मानते हैं कि इन सभी कारणों का, इन सभी का मिला जुला असर रहा होगा। इन सभी का मिला जुला असर रहा होगा,
जिसकी वजह से इस जगह से लोग शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होके दूसरे इलाकों में जाके बसने लग गए। इन सब का कोई मिला जुला असर रहा होगा। अब इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स थे और उन टाउन्स के अंदर से क्या क्या चीजें मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की, क्योंकि हड़प्पा ही वो शहर था जो सबसे पहले एक्सकेवेट हुआ था। सबसे पहला एक्सकेवेशन किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा से क्या मिलता है? H&R 37 सीमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मिलते हैं हड़प्पा से, जहां से हमको कई तरह के स्कल्स और स्केलेटन्स मिलते हैं, जिनको स्टडी करके हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पता लगाया था। तीसरा या दूसरा हमको यहाँ पे पता चलता है कि लोग कॉफिन्स में बरियल करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई साइट्स पे लोगों को डायरेक्टली भी गाड़ा है मरने के बाद पे, लेकिन हड़प्पा के अंदर इज्जत से ताबूत के अंदर बंद करके अपने शवों को लोग, मृतकों के शवों को लोग गाड़ा करते थे। नेक्स्ट इज ग्रीनरी आउटसाइड द फोर्ट। यहां पे याद रखिएगा हड़प्पा में 6 रूम्स ऑफ ग्रेनरीज। 6 कमरे मिले हैं एक के साथ एक बने हुए, और ये 6 बड़े बड़े कमरे सारे के सारे ग्रेनरीज हुआ करते थे, जहां पे अनाजों को भंडारित करके रखा जाता था। क्योंकि अपन ने बात करी ना कि ये बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करते थे, बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगाते थे, तो उस उगी हुई क्रॉप्स को सेल करने के लिए स्टोर करके रखते थे, उसके लिए इन्होंने ग्रेनरीज बनाई हुई थी। नेक्स्ट इज फैलस वर्शिप। Phallus worship is worship of male reproductive organ in its erect form। जो ये जो phallus worship है, ये मेल इरेक्ट, या ऐसा लिख देता हूं मैं, मेल इरेक्ट पीनस की वर्शिप होती थी। अब ये बहुत अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में कि मेल पीनस जो इरेक्ट फॉर्म में है उसकी वर्शिप क्यों होती थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि वेजाइना की वर्शिप के एविडेंसेस भी यहां से मिले हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीजें टैबू नहीं होती थी। इंडिया के अंदर हर उस चीज की वर्शिप की जाती है जो कंस्ट्रक्टिव है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से ही ह्यूमन रेस आगे बढ़ती है, और इसीलिए ये लोग इनको कंस्ट्रक्टिव मानते हुए इनकी वर्शिप किया करते थे। वो शायद ये मानते होंगे कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक प्रोसेस एग्जिस्ट करती, और उस प्रोसेस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तभी तो अगला इंडिविजुअल पैदा होता है, और इसीलिए वो लोग उसकी वर्शिप करते थे। ये भारत की संस्कृति की खासियत रही है कि नेचर के हर एलिमेंट को इंपॉर्टेंट मान के उसको वर्शिप किया है। नेचर का वो हर एलिमेंट जो इंसान को ग्रो करने में मदद करता है, उसको भारत में वर्शिप किया जाता है। इसीलिए भारत में जीव जंतुओं की, पहाड़ों की, नदियों की, सबकी पूजा होती है, और इसीलिए शायद ये फैलस वर्शिप के एविडेंस भी हमको यहाँ से मिलते हैं। ग्रेवयार्ड तो मिला ही यहाँ से, और मदर गॉडेस की इमेजेस भी हड़प्पा से हमको मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टाउन के ऊपर, जो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा टाउन था, सबसे बड़ा सेटलमेंट था मोहनजोदाड़ो का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें ईंटें वींटें भी बढ़िया आपको मस्त दिख रही हैं। मोहनजोदाड़ो से हमको क्या क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हमको बुने हुए कपड़े मिले हैं, जिसके बारे में बात भी करी थी हमने। मोहनजोदाड़ो से हमको टेम्पल लाइक प्लेस मिला है, लेकिन याद रखिएगा कि टेम्पल नहीं माना गया है उसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारी मूर्तियां तो मिलती हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से मंदिर कोई नहीं मिलता है। सिर्फ मंदिर के नजदीक अगर कोई स्ट्रक्चर मिला है तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है, लेकिन फिर भी उसको कंक्लूसिवली मंदिर नहीं कहा गया है। नेक्स्ट इज पशुपति सील, जिसकी हमने बात करी, वो भी मोहनजोदाड़ो से मिलता है। स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ मिला है, ब्रॉन्ज इमेज।
ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, जो कि यंग टीनेजर लड़की है 13-14 साल की। और उसकी बॉडी के अपर गारमेंट्स उसने नहीं पहने हुए हैं, लोअर गारमेंट्स पहने हुए हैं। और इसीलिए उसको एक टीनेजर माना गया है, क्योंकि उसके ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए उसको एक अर्ली टीनेजर लड़की माना गया है। ब्रॉन्ज की वो बनी हुई इमेज है, जो कि नृत्य करती हुई मुद्रा के अंदर बनाई गई है। इसी के आधार पे कई लोग ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह लड़कियों के लिए बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटीज हुआ करती थी। तो ये जो बात है याद रखिएगा, ब्रॉन्ज इमेज की इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक डांसिंग गर्ल मिली, जो बहुत फेमस इमेज है इनकी, जो कि कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है आइवरी वेट बैलेंस। आइवरी वेट बैलेंस मतलब हाथी के जो दांत होते थे, हाथी के दांतों को काट के उनसे बाट बनाते थे तौलने का। जो मेजरिंग करते हैं ना अपन, 1 किलो हुआ कि नहीं, 2 किलो का हुआ कि नहीं, तो वैसे बाट बनाए हुए हैं हाथियों के दांत से, उसको आइवरी वेट बैलेंस बोलते हैं। लोथल से भी मिला है, तो वो उस समय में फोटोग्राफ भी आपको बताऊंगा। ग्रेट बाथ की हमने बात करी, जो कि इंडस वैली से मोहनजोदाड़ो से मिला है। एंड ग्रेट ग्रेनरी, ये जो ग्रेट ग्रेनरी है, जैसे हड़प्पा के अंदर हमको क्या मिलता है, हड़प्पा के अंदर हमको 6 कमरे मिलते जहां पे अनाजों को भंडार करके रखा जाता था। लेकिन मोहनजोदाड़ो में हमको एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है जहां पे अनाज को भंडार करके रखा जाता था। और याद रखिएगा, ये जो ग्रेट ग्रेनरी मिली है मोहनजोदाड़ो से, लार्जेस्ट बिल्डिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर कोई सी है, तो वो ग्रेट ग्रेनरी है, जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। नेक्स्ट इज प्रीस्ट किंग स्टैच्यू। एक स्टैचू मिला है जिसमें एक इंडिविजुअल है जिसकी मूछें नहीं है, पर उसने घनी दाढ़ी रखी हुई है, और अपनी बॉडी के क्रॉस अराउंड उसने एक शॉल जैसा ओढ़ के रखा हुआ है, और उस शॉल के ऊपर फूलों की डिजाइन बनी हुई है। माथे पे उसने कुछ बांध के रखा हुआ है, कपड़ा जैसे अपन बांध लेते हैं ना माथे के ऊपर, वैसा माथे के ऊपर उसने कुछ कपड़े जैसा बांध के रखा हुआ है। कई विद्वानों ने कहा है कि ये कोई प्रीस्ट रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। स्टीटाइट की इमेज मिली है, वो स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा। स्टीटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिलता था। उससे कोई भी मूर्ति बनाना बहुत आसान होता था, इमेज बनाना बहुत आसान होता था। तो स्टीट, बहुत सारी सील्स हमको जो मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भी स्टीटाइट की मिली है। और ये प्रीस्ट किंग की स्टैचू भी हमको स्टीटाइट की ही मिली है। अगले शहर की तरफ अपन आते हैं, जिसका नाम है कालीबंगा। ये जो शहर है इसका नाम नहीं लिखा है, फोटो देख के समझ में आ रहा है कि ये कालीबंगा है। कालीबंगा में हमको लोअर टाउन का फोर्टिफिकेशन मिला है। वैसे ज्यादातर साइट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अपर टाउन है वो हमको किलेबंद मिला है, और लोअर टाउन खुला हुआ मिला है। लेकिन यहाँ पे कालीबंगा में लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड हमको मिला है, जो कि एक यूनिकनेस है उसकी। फायर ऑल्टर्स की बात मैंने कर दी। बस्ट्रोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये जो बस्ट्रोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इसके बारे में कहते हैं कि वन लाइन, या ऐसा लिख देता हूं, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां से हमने लिखना शुरू किया, यहां खत्म किया, अगली लाइन में यहां से लिखना शुरू किया, यहां खत्म किया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हुई है, उससे उनको एक बात समझ में आई है कि ये बस्ट्रोफिडन स्टाइल में लिखा करते थे। एक लाइन राइट से लेफ्ट लिखते थे, दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट लिखा करते थे। तो इसके एविडेंस भी हमको कालीबंगा से मिले हैं। या फिर हो सकता है कि पर्टिकुलरली कालीबंगा के अंदर इस तरह की स्टाइल प्रचलित हो। वुडन ड्रेनेज, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी साइड से हमको ईंटों की बनी हुई ड्रेनेज लाइंस मिलती है, पर कालीबंगा यूनिक है कि वहां से लकड़ी की ड्रेनेज भी मिलती है हमको। कॉपर का ऑक्स, ऑक्स मतलब कि बैल होता है, तांबे का बना हुआ एक छोटा सा बैल का खिलौना हमको मिलता है।
अर्थक्वेक आने के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, धरती के ऊपर कुछ इस तरह के मार्क्स हैं। लकड़ी का प्लो, प्लो यानी कि हल, जो कि गायों बैलों के पीछे लगा के उससे धरती में खेती की जाती है, वो लकड़ी का एक प्लो मिला है। और कैमल की हड्डियां मिली है, याद रखिएगा इसको, कैमल की हड्डियां मिली। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं वो लिख देता हूं, जिसकी वजह से कालीबंगा का नाम कालीबंगा है, वो है ब्लैक बैंगल्स। काले रंग की चूड़ियों के निर्माण के एविडेंसेस, हम बहुत सारे काले रंग की चूड़ियां मिली। यहाँ की लड़कियां काले रंग की चूड़ियां पहनना शायद बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन लोगों के चले जाने के बाद भी हजारों साल बाद खुदाई में काले रंग की चूड़ियां मिली। तो ये काले रंग की जो चूड़ियां मिली है, ये कालीबंगा वैसे तो राजस्थान में है, प्रेजेंट डे अगर आप देखो कालीबंगा को तो ये राजस्थान में है, लेकिन ये पंजाब की काफी क्लोज है। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य आज राजस्थान ही है। तो राजस्थान का एक सिरा लगभग पंजाब से टच करता है, तो उस वाले इलाके में है कालीबंगा, इसलिए उसका नाम भी थोड़ा पंजाबी साउंड करता है रादर देन राजस्थानी। ये पंजाबी साउंड ज्यादा करता है क्योंकि बिल्कुल पंजाब के क्लोज है कालीबंगा। फिर उसके बाद आता है अगला टाउन है जो कि है लोथल। ये जो लोथल टाउन है, लोथल टाउन में हमको पहले तो पोर्ट मिलता है जिसकी अपन ने बात कर ली, जो यहाँ फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा है। एक बड़ी यूनिक बात है लोथल टाउन की कि राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं। कोई और ऐसा दूसरा बड़ा शहर नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां से राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हो। यहां से मिलते राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस, और एक छोटी साइट और है रंगपुर, वहां से भी राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले। बाकी किसी जगह से राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस नहीं मिले। फायर ऑल्टर यहां से भी मिले, यज्ञ की वेदियां, ग्रेवयार्ड्स यहां से भी मिले हैं। आइवरी वेट बैलेंस, अब यह है आइवरी वेट बैलेंस, हाथी के दांतों से बने हुए ऐसे वेट्स जिनको सामान तौलने के लिए यूज किया जाता था। तो ये हाथी के दांत से बना हुआ 5 किलो, ½ किलो, 250 ग्राम एंड सो ऑन, शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि 5 किलो का ही है, बट ऐसे बोल दिया मैंने। तो ये आइवरी वेट बैलेंसेस हमको यहां से भी मिले हैं, हाथी के दांत से बने हुए तौलने के बाट। एंड कॉपर का कुत्ता मिला है खिलौने का। तो ये कॉपर से बड़े खिलौने बनाया करते थे। तो बहुत अभी भी बनते हैं कॉपर से खिलौने, ऐसी बात नहीं है, या अब खिलौने नहीं बनते, शो पीस की चीजें बनती है। मेजर टाउन ऑफ हड़प्पा में अगला जो है यहाँ पे हमको मिलता है, इसको बोलते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री यहां से मिली है। इंक पॉट मिला है। अब इंक पॉट मिला है, इससे एक बात समझ में आती कि इन लोगों को लिखना आता था। एक बात तो क्लियर हो जाती कि इनकी कोई लिपि थी, कोई स्क्रिप्ट थी, वरना इनका कोई और यूज जनरली नहीं होता। द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ये एक ऐसी सिटी थी जिसके अंदर कोई गढ़ी नहीं थी, जिसके अंदर कोई किलेबंद जगह नहीं थी। अनकार्ड सीटेड विद ड्राइवर, एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी का, जिसमें एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है जो बैलों को चला रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमको चहुंदड़ों से मिली है। फिर हमको एक टाउन मिलता है गुजरात से, यह है सूर कोतड़ा। सूर कोतड़ा इज इन गुजरात। सूर कोतड़ा से हमको क्या मिलता है, प्राइमरीली हमको घोड़े की हड्डियां मिलती। अब ये घोड़े की हड्डियां इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी और साइट से इवन घोड़े होने का भी एविडेंस नहीं मिला। कहीं से आपको खिलौने का बैल मिला, खिलौने का कुत्ता मिला, हाथी की इमेज मिली, टाइगर की इमेज मिली, सब कुछ मिला आपको, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको कहीं घोड़ा नहीं मिला। इसीलिए माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन सूर कोतड़ा नाम की एक जगह है गुजरात में प्रेजेंट डे जहां से घोड़े की हड्डियां मिली है। ये आप देख भी सकते हो कि पूरी समझ में आ रही है आपको कि घोड़े के टाप भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, घोड़े के खुर नजर आ रहे हैं, टाप नहीं। तो ये घोड़े की हड्डियां भी आपको यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ से ना इवन नेवले की हड्डियां भी मिली है कि यहाँ के लोग नेवले भी पालते थे, शायद अपने आप को सांपों से बचाने के लिए नेवले पालते थे। और यहाँ पे जो ग्रेव्स मिली उसको पत्थरों से कवर किया गया है, ना कि ताबूत वगैरह में बंद करके मिट्टी में दफन किया है।
और फिर उसके बाद में अगला है टाउन बड़ावली, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है। बड़ावली शहर शायद या तो बहुत पुराना था या इतना डेवलप्ड नहीं था। बड़ावली शहर जो है उसके सबसे पहली खास बात है कि वो ओवल शेप्ड है। जैसे ज्यादातर शहर हमको ग्रिड पैटर्न में बने हुए मिलते हैं, बड़ावली शहर ओवल मिलता है हमको, यानी कि अंडाकार शहर होता है। ये देख भी सकते हो आप यहाँ पे किस तरह से ये अंडाकार संयोजना है इस शहर की। द ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स। अब क्योंकि शहर अंडाकार है, ओवल शेप का है, तो सड़कें भी घुमावदार होगी, इसीलिए यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स मिली है। फिर यहाँ पे खिलौने का प्लो भी मिला है, खिलौने का हल भी मिला है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स भी यहीं से मिले हैं। रिवर्स में बता रहा हूँ, सुन लिया देख लिया मैंने कमेंट्स आपका, एक एक करके रिवर्स बताता जाता हूँ मैं। फिर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन मिला है जिसको हम कहते हैं धौलावीरा। धौलावीरा मिलता है हमको गुजरात से। द ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एक ऐसा शहर था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर टाउन और अपर टाउन। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर है कि लोअर टाउन, मिडिल टाउन और अपर टाउन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जाइंट वाटर रिजर्वॉयर। धौलावीरा के बारे में जब मैं टाउन प्लानिंग बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए थे। मनहार और मनसार नाम की, ये मनहार नदी है, ये मनसार नदी है। अब ये मनहार और मनसार नदियों के ऊपर बांध बना दिए और इसके वाटर को एक्यूमुलेट करके नहरों के माध्यम से अपने शहर में ले आए। और शहर के अंदर बने वाटर टैंक्स के अंदर, ये आपको वाटर टैंक दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा, ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है। तो ये मनहार और मनसार नदी के ऊपर बांध बना के इनके पानी को एक्यूमुलेट करके नहरों के माध्यम से शहरों के अंदर जमीन के नीचे बने वाटर टैंक्स के अंदर ले आए। साल भर के लिए उस सूखे इलाके में अपने लिए पानी का इंतजाम कर लिया। तो ये जाइंट वाटर रिजर्वायर हमको यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे हमको एक स्टेडियम भी मिला है, जो कोई बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है कि आप वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फुटबॉल या क्रिकेट का मैच करवा दो, या इस बार के वर्ल्ड कप का कोई मैच आप वहाँ पे करवा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा एरिना जैसा दिखाई देता है जहाँ पे कुछ प्रदर्शन या शो हुआ करते थे। अब ये मनहार और मनसार नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। अगर आप बड़ावली की बात करो तो बड़ावली डायरेक्टली किसी बड़ी नदी के किनारे पे तो सिचुएटेड नहीं है, लेकिन घग्गर के काफी क्लोज है ये। घग्गर की किसी ट्रिब्यूटरी के ऊपर बसा हुआ है, लेकिन उसका जो कैचमेंट एरिया है वो वही होता है। सूर कोतड़ा भी किसी बड़ी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। चहुंदड़ो की अगर मैं बात करूं तो चहुंदड़ो इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदाड़ो के ही आगे। लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। कालीबंगा की अगर बात की जाए तो कालीबंगा घग्गर रिवर के साउथ बैंक पे बसा हुआ था। ये प्रॉपरली घग्गर रिवर के साउथ बैंक पे बसा हुआ था। फिर मोहनजोदाड़ो है ना, ये मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था। और हड़प्पा की अगर बात की जाए तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि इंडस की ही एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। और चलिए इसी के साथ में आज के लेक्चर को अपन पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। खोजकर्ता के बारे में आप पूछ रहे हो, एक काम करूंगा प्रियंका, अब आज का टाइम तो पूरा हो गया, तो जितने भी खोज करता है ना उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन में डीपीपी में डाल दूंगा, और उस डीपीपी के अंदर के क्वेश्चन में खोजकर्ता पूछ लूंगा मैं आपसे, तो वो भी आप याद कर लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।